लेकिन बीजेपी की जीत पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि राज्य के चुनाव से 2024 का फैसला नहीं होगा और पीएम मोदी विपक्ष के खिलाफ मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, जिससे विपक्ष को बचना होगा। आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या ट्वीट किया है। भारत की लड़ाई का फैसला 2024 में होगा, ना कि राज्यों के चुनाव से। साहब ये जानते हैं, इसलिए वो राज्यों के नतीजों के जरिए विपक्ष के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की चाल चल रहे हैं। इस झूठी कथा में मत फंसे और इसका हिस्सा ना बने। मजे की बात तो ये है कि जो ये लिख रहे हैं कि राज्यों के चुनाव से आप लोकसभा का चुनाव ना जोड़े, लेकिन जब भी राज्यों के चुनाव होते हैं तो क्या कहा जाता है, ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है। अगर ये सेमीफाइनल है तो सब मान के चलिए कि फिर फाइनल तो उस दिन होगा ना, जो अब हम कह सकते हैं 2024 में। आप क्या प्रशांत किशोर के इस बयान से सहमत हैं संजय जी? नहीं, मैं प्रशांत किशोर के बयान पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो सेमीफाइनल की बात होती है बार बार जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो कहते हैं कि सेमीफाइनल है। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि जब कोई भी मैच में सेमीफाइनल होता है, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, हॉकी का मैच हो, सेमीफाइनल जो टीम जीतती है वो क्या फाइनल जीत जाती है? इसकी कितनी दावेदारी होती है? सिर्फ यही होता है कि सेमीफाइनल जीतने वाली जो टीम है उसके फाइनल जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो फाइनल में खेल रहा है। बिल्कुल, कोई दावा नहीं है कि सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम निश्चित रूप से फाइनल जीतेगी। इसी के लिए इन चुनावों से हमें बचना चाहिए। जब भी कोई ग्रुप बंच में चुनाव हो और बार बार जब हम कहते हैं ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है, अगर इसको सेमीफाइनल कह रहे हैं तो 2023 में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे उसको क्या कहेंगे? कई सेमीफाइनल्स होंगे तब तो कुल मिलाकर ऐसे सेमीफाइनल होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, अगर सेमीफाइनल आप जीतते हैं, जैसा कि संजय जी ने बोला, तो आपके जीतने का जो कह सकते हैं परसेंटेज है वो बढ़ जाता है जब आप फाइनल में जाते हैं। अमित जी, आपको क्या लगता है? अमिताभ जी? नहीं, प्रशांत किशोर तो क्या मतलब खिसियानी बिल्ली वाला स्टेटमेंट्स मारते रहते हैं बहुत बार पे। सबसे पहले तो वो ये बता दें कि विपक्ष है कौन इंडिया में आज के डेट में जो 2024 में भाजपा को चैलेंज करने वाला है। अच्छा, मैं तो ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि आप भी रणनीतिकार हैं, ये बताइए ना, वो तो ममता जी को लेके गई गोवा में, तो गोवा में कितना सीटें जिला और ममता जी को प्राइम मिनिस्टर नीरल कैंडिडेट वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके वेस्ट बंगाल में जीत के बाद ही ना। हाँ। तो अगर स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, जो कि एक हद तक सही भी है, तो ममता जी कैसे मजबूत हो गई बंगाल जीतने के बाद? तो ठीक है, प्रशांत किशोर तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स मारते रहते हैं, उनकी पीआर पब्लिसिटी अच्छी है, जो भी ट्वीट करते हैं आप लोग दिखा देते हैं और डिबेट करते हैं, तो ठीक है, उनका भी दुकान चलता रहता है। नहीं, लेकिन हम सवाल भी तो पूछते हैं कि जब वो इस तरह के ट्वीट करते हैं तो उनको जवाब भी तो देना चाहिए कि आखिरकार दीदी को इतना उन्होंने मतलब बोलते हैं सपने दिखा के ले तो गए थे गोवा में, लेकिन गोवा में हाशिया क्या हुआ ये तो सबने देख लिया। अब 5 राज्यों के चुनाव में 4 में से बीजेपी की जीत और सरकार में वापसी कई लोगों को हजम नहीं हो रही है। संजय राउत ने कहा कि यूपी में बीजेपी की जीत में मायावती, ओवैसी का योगदान है और अब बीजेपी को मायावती, ओवैसी को पद्म विभूषण और भारत रत्न देना होगा। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश तो उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ गई है। 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओवैसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण, भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उससे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। आपके खुशी में हम भी शामिल हैं। अब संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी का योगदान है। ओवैसी को 1% से भी कम वोट मिला है और हर सीट पर उनके कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो गई है। लेकिन इनका जो बयान है अमिताभ जी, क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ उसी तरह से जो आपने जिक्र किया था इससे पहले रणनीतिकार के बारे में, नाम मैंने भी नहीं लिया जी? देखिए, मतलब क्या है कि बसपा का 10% वोट घटा है और समाजवादी पार्टी का 10% वोट बढ़ा है। तो मायावती ने किसको हेल्प किया? मायावती के वीकनेस ने वहाँ पर किसको हेल्प किया है? समाजवादी पार्टी को हेल्प किया। हाँ, 2-3% जरूर जाटो, नॉन जाटो वोट जो है वो भाजपा के पक्ष में गया होगा। तो ये तो क्या मतलब बिना डेटा बैक्ड कुछ भी एक मतलब आई विल से कि इट इज़ अ रेटोरिकल स्टेटमेंट। और शिवसेना की वोट शेयर की तो उन्होंने बात ही नहीं की, 0.02% है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। अच्छा संजय जी, एक बात बताइए कि मुझे लगता है शायद उनके कहने का अर्थ यह है कि अगर आप ये देखें
कि अगर अलायंस कर लिया होता तो जी। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी का भी अलायंस होता तो ये जो बिखराव है वोट में वो एकजुट होता वोट, और ऐसी स्थिति में बीजेपी को हराने की पॉसिबिलिटी थी। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत सोच के, पॉसिबिलिटी। ये मैं नहीं मानता कि बीएसपी अगर 7 चुनाव लड़ रही होती समाजवादी पार्टी के तो निश्चित रूप से बीजेपी की हार हो जाती, ऐसा नहीं है। इसकी गुंजाइश जरूर ज्यादा होती। लेकिन उसकी तस्वीर तो हमने देखी थी संजय जी 2019 में, क्या हुआ वहां पर बुआ और भतीजा तो साथ में आए थे। मैं लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव को बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करूंगा। चलिए 2017 में भी तो लोग देख चुके हैं कि किस तरह से दोनों बाबा साथ में आ गए थे, यानी कि राहुल जी और अलग होते हैं। अगर आप 2017 के चुनाव की बात करेंगे तो मैं 2007 के चुनाव का भी बात करूंगा। 2007 में बीजेपी की क्या स्थिति थी और 2017 में क्या स्थिति हुई। तो हम तो ये नहीं कह सकते 2007 को देख करके कि बीजेपी तो कभी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।